हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द थायराइड डिसीज। तो ये वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे रिगार्डिंग द थायराइड डिसीज कि उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, उसके लिए कौन से मेडिकेशंस यूज़ किए जाते हैं, एज वेल एज काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि थायराइड क्या है। तो व्हाट इज़ थायराइड, कि जो थायराइड हम कहते हैं तो वो प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ दैट कंडीशन, तो वो सभी के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे कि बहुत सारे लोगों को ये थायराइड का प्रॉब्लम होता है। तो ये लेक्चर में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ थायराइड, उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, मेडिकेशंस कौन से हैं उसके लिए, और जो हाइपरथायरॉयडिज्म है उसके बारे में स्पेशली हम ये डिसीज़ में स्टडी करेंगे कि जो थायराइड का जो प्रॉब्लम है वो डिसीज़ को हम मेडिकल टर्म्स के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। प्लस उसके लिए जो मेडिकेशंस वगैरह यूज़ होते हैं वो सभी के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। So this expert lecture by Amar sir, Mr. Amar M. Rawal, BPharm M.Pharm in Pharmaceutics, PhD pursuing, Assistant Professor and Founder of PharmaRocks, pursuing the PhD from Gujarat Technological University, Ahmedabad, Gujarat. So thank you friends for being in a 1 lakh family. आप सभी के सपोर्ट के कारण फार्मारॉक्स ने अपने 1 लाख से भी ऊपर सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं और जिसके कारण यूट्यूब ने हमें क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया है कि जो सिल्वर बटन जो हमें दिया गया है यूट्यूब के द्वारा, कि जो सिल्वर क्रिएटर अवार्ड कहा जाता है यूट्यूब की ओर से, कि उससे हमें सम्मानित किया गया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी के सपोर्ट के कारण ही फार्मारॉक्स ने अपने 1 लाख जितने सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू टू बी इन ए 1 लाख फैमिली। सो अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, प्रेस करिए बेल आइकॉन एंड अपडेटेड रहिए फार्मा एंड मेडिकल साइंस के नॉलेज के साथ। सो गेट द लिंक्स ऑफ फार्मारॉक्स ऐप इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फार्मारॉक्स का मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है कि जहाँ पे आप स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। तो थायराइड का जो प्रॉब्लम है उसको समझने से पहले पता होना चाहिए हमें थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो यहाँ पे हम डायग्राम के अंदर थायराइड ग्लैंड देख रहे हैं कि जो हमारा गला होता है उसके आसपास आई है ये ग्लैंड, और उसका जो हम ये शेप देखेंगे कि ये वाली जो ग्लैंड है, कि जो मैं अभी वहाँ पे रेड कलर से पूरा बॉर्डर कर रहा हूँ, तो ये जो ग्लैंड है वो आपको शेप में दिखेगी बटरफ्लाई जैसे, कि जो बटरफ्लाई होते हैं, तितली कहते हैं हम, तो उसके जैसा जो शेप है आपको देखने को मिलेगा थायराइड ग्लैंड का। और उसके 2 लोब होते हैं, एक राइट साइड का लोब जिसको राइट लोब कहते हैं, लेफ्ट साइड का लोब की जो लेफ्ट लोब है। ये है हमारी ट्रैकिया, कि जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, कि जिससे हम सांस लेते हैं। तो ये हो गई उसकी लोकेशन और एनाटॉमी, कि द थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन फ्रंट एंड साइड ऑफ द ट्रैकिया जस्ट बिलो द लैरिंग्स। लैरिंग्स के नीचे होती है बटरफ्लाई शेप की ये ग्लैंड, और उसके 2 लोब हैं एंड कनेक्टेड बाय मिडल पीस कॉल इस्थमस, कि जो मिडल पॉइंट की जिससे दोनों उसके लोब, कि ये समझो कि मैं राइट लोब का ये पोर्शन कहता हूँ और ये वाला पोर्शन लेफ्ट लोब का कहते हैं, तो जो बीच में कि इट्स 2 लोब्स आर कनेक्टेड बाय ए मिडल पीस, कि जो ये मिडल का जो पीस कहूँगा एम लिखूँ मैं, वो मिडल पीस कि जो होगा इस्थमस, ये वाला राइट लोब और ये वाला लेफ्ट लोब। तो ये हो गई उसकी एनाटॉमी। उसका जो शेप देखे मॉर्फोलॉजिकली तो बटरफ्लाई शेप की ये ग्लैंड है। तो एमसीक्यू के लिए खास याद रखना है कि हमारे बॉडी के अंदर कौन सी ग्लैंड ऐसी है कि जो बटरफ्लाई शेप की है। बटरफ्लाई शेप ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, दैट इज ए थायराइड ग्लैंड। सो दिस इज योर वेरी वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन, और
ऑल्सो दे आस्क अबाउट द इथमस कि व्हाट इज इथमस। तो जो मिडल पीस है कि जिससे राइट लोब एंड लेफ्ट लोब कनेक्ट होते हैं थायराइड ग्लैंड के, उसको हम कहते हैं इथमस। द थायराइड ग्लैंड यूजेस आयोडीन फ्रॉम फूड। अब जानते हैं थायराइड ग्लैंड का फंक्शन कि थायराइड ग्लैंड करती क्या है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो हम खाना खाते हैं उसमें जो आयोडीन होता है, वो आयोडीन को ये यूटिलाइज करता है हमारे फूड में से एंड मेक टू थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन बनाती है थायराइड ग्लैंड, और आगे जाके ये जो हार्मोन है रेगुलेट करते हैं बॉडी यूजेस द एनर्जी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है थायराइड ग्लैंड का कि जो थायराइड ग्लैंड है वो यूज़ करता है आयोडीन फ्रॉम फूड टू मेक टू थायराइड हार्मोन दैट रेगुलेट द वे द बॉडी यूजेस द एनर्जी। कि बॉडी किस तरह से एनर्जी यूज़ करेगी, प्रोड्यूस करेगी, उसके बारे में भी ये हार्मोन्स जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है थायराइड हार्मोन कि हमारे बॉडी के अंदर जब आयोडीन का जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए वो तभी होगा कि जब थायराइड ग्लैंड वो आयोडीन को यूज़ करके थायराइड हार्मोन्स बनाएगी। तो द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ थायराइड ग्लैंड आर थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं थायराइड फॉलिकल्स कि जो प्रोड्यूस करते हैं थायराइड हार्मोन कि जिसके नाम है थायरॉक्सिन कि जिसको हम कहते हैं T4 एंड ट्राईआइडो थायरोनिन कि जिसको हम कहते हैं T3। तो ये जो दो हार्मोन्स हैं कि T3 एंड T4 दोनों को जो प्रोड्यूस करने का जो काम करता है वो करता है थायराइड ग्लैंड। तो दोनों के फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। T3 मतलब ट्राईआइडो थायरोनिन एंड T4 मतलब कि थायरॉक्सिन। तो आयोडीन नेसेसरी है फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस हार्मोन। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस हार्मोन्स। थायरॉक्सिन कंटेन 4 एटम ऑफ आयोडीन। ये बात खास ध्यान रखिए, T4 इसलिए बिकॉज T के पीछे जो 4 लिखा है उसके मतलब 4 एटम्स प्रेजेंट है आयोडीन के उसके अंदर एंड T3 कंटेंस 3 एटम ऑफ आयोडीन, इसलिए उसको T3 एंड T4। T3 मतलब कि 3 आयोडीन के एटम्स है, T4 मतलब कि उसके अंदर 4 आयोडीन के एटम्स प्रेजेंट है। तो फंक्शंस क्या है ये T3 एंड T4 के, तो वो जान लीजिए आप, तो उससे आपको ये डिसीज के बारे में पता चलेगा। तो ये हार्मोन्स जो है हमारे बॉडी के अंदर, द फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज टू टेक आयोडीन, टू टेक आयोडीन फाउंड इन मैनी फूड्स एंड convert it into thyroid hormones thyroxine and triiodothyronine। तो ये आपको सभी को अब पता चल गया है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें जो आयोडीन होता है वो आयोडीन कन्वर्ट होता है T3 एंड T4 के अंदर, और वो करती है हमारी थायराइड ग्लैंड। T3 एंड T4 आर देन रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब ये दोनों हार्मोन्स जो है वो कहाँ पे चले जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी। अब पूरी बॉडी के अंदर वो ट्रांसपोर्ट करेंगे वेयर दे कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी का जो चयापचय की जो क्रिया होती है कि जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो होना ज़रूरी है कि जिससे हमें प्रॉपर एनर्जी मिलती है, हम जो भी कुछ खाना खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है, उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म होता है। तो वो ज़रूरी है मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस, जिससे आगे जाके हमें जो भी खाना खाते हैं उससे एनर्जी भी मिलती है। तो कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन एंड कैलोरीज टू एनर्जी, कि जो ऑक्सीजन और कैलोरीज वगैरह होती है जो हमें फूड में से मिलती है उसमें से लास्ट में एनर्जी प्रोड्यूस करती है। वो एनर्जी हमारे बॉडी को अलग अलग काम करने के लिए यूटिलाइज होती है। तो ये मेन फंक्शन है हमारे जो हार्मोन T3 एंड T4 की जो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं थायराइड ग्लैंड के थ्रू, और वो तब फॉर्म होते हैं कि जब आयोडीन जो है हमारे फूड के अंदर होता है।
तो ज़रूरी होता है कि हम निश्चित अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन भी ले हमारे बॉडी के अंदर। इसीलिए आप देखो, जो अब सॉल्ट होता है, सॉल्ट, तो वो आयोडाइज सॉल्ट आता है, आयोडाइज सॉल्ट। उसका रीज़न यही है कि आपके बॉडी के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी ना हो। अगर आयोडीन की कमी होगी तो क्या होगा, उसके कारण जो थायराइड ग्लैंड है उसको आयोडीन ही नहीं मिलेगा। आयोडीन नहीं मिलेगा तो T3 एंड T4 नहीं बनेंगे, और T3 एंड T4 समझो कि नहीं बन रहे हैं, तो उसके कारण उनके रिलीज पे भी अफेक्ट होगा। तो ज़रूरी है हमारे बॉडी को एनर्जी के लिए, एनर्जी लास्ट में प्रोड्यूस हो, इसलिए T3 एंड T4 हार्मोन्स की भी ज़रूरत रहती है। तो ये है मेन फंक्शंस ऑफ ए थायराइड हार्मोन्स। तो जब ये हार्मोन्स के सीक्रेशन के अंदर जब डिस्टरबेंस होता है, ये खास ध्यान रखिए कि नॉर्मली ये हार्मोन्स की जब हम कोई फूड लेते हैं, समझिए फूड के अंदर प्रेजेंट है आयोडीन, ये आयोडीन को यूटिलाइज करेगा हमारा थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड उसको यूटिलाइज करके तैयार करेंगे दो हार्मोन, T3 और दूसरा बनाएगा T4। दोनों हार्मोन्स कॉम्बाइनली यूज होते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, और फिर आगे जाके प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी। तो जब प्रॉपर बैलेंस बना होता है, जब प्रॉपर बैलेंस बना है आपके बॉडी के अंदर, तो थायराइड ग्लैंड अपना काम अच्छे तरीके से करती है। फूड के अंदर आयोडीन होता है तो वो आयोडीन यूटिलाइज होता है, रेगुलर अमाउंट में T3 एंड T4 भी प्रोड्यूस होते हैं और वो अपना काम करते हैं, और आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मल रहती है। बट समझो कि ये कंडीशन में डिस्टरबेंस होता है इन रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन्स, कि ये थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन या फिर रिलीज के अंदर कोई डिस्टर्बेंस होता है। रिलीज के साथ हम यहाँ पे एक वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्शन, कि ये थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन एज वेल एज रिलीज दोनों के अंदर जब डिस्टर्बेंस होता है, तो जिसके कारण जो डिसीज कंडीशन तैयार होती है उसको हम कहते हैं थायराइड डिसीज एंड डिसऑर्डर्स। सो डिस्टर्बेंस इन रिलीज ऑफ द थायराइड हार्मोन और प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन लीड्स टू थायराइड डिसीज एंड डिसऑर्डर्स। कि मेनली जब ये हार्मोन्स के सीक्रेशन पे अफेक्ट होता है, डिस्टर्बेंस होता है, तो अफेक्ट होता है इसका सीक्रेशन। तो ये है ट्रैकिया, इस्थमस की जो सेंटर का पोर्शन, कि राइट लोब एंड लेफ्ट लोब के बीच में, और ये वाली जो ग्लैंड की जो पूरी बटरफ्लाई शेप की है वो है हमारी थायराइड ग्लैंड। तो देयर आर मेनली टू मेजर थायराइड डिसीज, एक है हाइपरथायरॉयडिज्म और सेकंड है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये दोनों वर्ड पर से आपको पता चला होगा कि इसमें आगे है हाइपर है, पीछे का दोनों के अंदर सेम है, देख लीजिए। एक में हाइपर लिखा है, दूसरे के अंदर लिखा है हाइपो। तो जो हमारी ग्लैंड होती है कुछ डिसीज कंडीशन में ऐसी होती है कि वो हाइपर एक्टिव होती है, एक्टिव होती है बट कैसी, हाइपर एक्टिव, जिसके कारण वो क्या करती है, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर T3 एंड T4 हमारे जो हार्मोन्स हैं उनको सीक्रेट करती है, और हाइपो के अंदर जो इनएक्टिव थी, एक्टिव थी, उसके जगह यहाँ पे रहती है वो ग्लैंड इनएक्टिव, जिसके कारण थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन रिड्यूस होता है। तो जब सीक्रेशन इंक्रीज होता है तो जो डिसीज कंडीशन प्रोड्यूस होती है वो कही जाती है हाइपरथायरॉयडिज्म, और दूसरी ऐसी कंडीशन की जिसके अंदर कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, इनएक्टिव होती है थायराइड ग्लैंड, तो उसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो यहाँ पे ये सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए कि इन हाइपरथायरॉयडिज्म ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस एक्सेसिव थायराइड हार्मोन दैट लीड्स टू एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड। कि समझो कि शुरुआत में आपकी बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड इतनी थी, अब उसका एनलार्जमेंट होके उसकी साइज समझो कि इंक्रीज हो रही है,
उसकी ये जो साइज है वो इस तरह से इंक्रीज हो गई है। तो देखिए उसको सिंपली हम कहेंगे कि एनलार्जमेंट हो गई है ग्लैंड, कि ये थायराइड ग्लैंड है। उसका जो सरफेस एरिया हमें कहो कि यहाँ का सरफेस एरिया और यहाँ का सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो जिसके कारण जो उसके सेल है वो एक्सेसिव अमाउंट में थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करेंगे, और जिसके कारण जो कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को होते हैं वो कही जाती है कंडीशन हाइपरथायरॉयडिज्म। और उससे कम्प्लीटली रिवर्स हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोमेटाबॉलिक क्लिनिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम आइदर इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। उससे कम्प्लीटली ऑपोजिट इनसफिशिएंट अमाउंट में थायराइड के जो हार्मोन्स है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं इनसफिशिएंट अमाउंट में फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड। ऐसा नहीं कि कुछ थोड़े समय के लिए, प्रोलॉन्ग पीरियड्स के लिए, काफ़ी समय के लिए वो काफ़ी लो अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, कि जो इनसफिशिएंट, जितना चाहिए उससे भी काफ़ी कम अमाउंट में, जिसके कारण उसके रीज़न है कि रेजिस्टेंस ऑफ पेरिफेरल टिश्यू टू द इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन, की जो रेयरली है, और कई बार कोई डिसीज कंडीशन होती है, आयोडीन की डेफिशिएंसी वगैरह है, उसके कारण भी कई बार थायराइड हार्मोन जो है वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। समझो कि आपके खाने में आयोडीन कम है, तो उसके कारण भी आपकी जो ग्लैंड है वो कम अमाउंट के अंदर थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। तो दो कंडीशन प्रोड्यूस होती है, कि जिसका हम एक डिफरेंस देखते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हाई T3 एंड T4, कि थायराइड जो हार्मोन जो है थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन दोनों का लेवल उसमें हाई होता है, जबकि हाइपो के अंदर उनके लेवल लो होते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में जो TSH हार्मोन है उसका लेवल लो होता है, कि जब आप उसका डायग्नोसिस करते हैं ब्लड टेस्ट से, जबकि यहाँ पे TSH हाई होता है। फिर ये जो पेशेंट होता है हाइपोथायरॉयडिज्म का, उसको गर्मी वो टॉलरेट नहीं कर सकता, इनटॉलरेंस टू हीट, जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट ठंड नहीं सहन कर पाता, इनटॉलरेंस टू कोल्ड। हाइपर के अंदर होता है डायरिया, हाइपो के अंदर कॉन्स्टिपेशन होता है, मतलब कंप्लीटली रिवर्स कंडीशन। यहाँ पे बल्जिंग आई होता है, जबकि यहाँ पे आईलिड एंड फेशियल एडिमा होता है। यहाँ पे वेट लॉस होता है, तो समझिए खास, और यहाँ पे वेट गेन होता है। तो ऐसा समझिए कि जो पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है उसका वेट रिड्यूस होगा, मतलब कि वो हो जाएगा, पेशेंट वीक दिखेगा, आपको वीकनेस आएगी काफ़ी। यहाँ पे भी वेट गेन होगा, बट वेट गेन के साथ इंक्रीज इन बॉडी वेट वो तो है, बट साथ में फटीग भी रहेगा, कि भले आपको वो पेशेंट की बॉडी लगे, वेट इंक्रीज लगे उसका बॉडी में, आपको ऐसा लगे कि वो तो हेल्दी दिख रहा है, वैसे काफ़ी बॉडी है उसकी, बट ऐसा नहीं है, वो भी थक जाता है, थकान लगती है उसको, बिकॉज ऑफ द कंडीशन, बिकॉज कि हाइपर है या हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों में अफेक्ट होते हैं अलग अलग ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। एनर्जी पेशेंट को प्रॉपर नहीं मिलती, जिसके कारण बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कि जिसके अंदर यहाँ पे एपेटाइट इंक्रीज हो रही है फिर भी वेट लॉस हो रहा है, जबकि यहाँ पे एपेटाइट डिक्रीज है फिर भी वेट गेन है। तो देखिए कंप्लीटली ऐसे कंडीशन के जिसके कंप्लीटली विरोधाभास हम देख सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन देख सकते हैं, कि इंक्रीज एपेटाइट फिर भी वेट लॉस, की भूख लगती है फिर भी वेट लॉस होता है, और यहाँ पे भूख कम लगती है फिर भी वेट गेन होता है। और उसके अंदर पाए जाने वाली और डिसीज़ और डिसऑर्डर देखें तो गोइटर होता है पेशेंट को, ग्रेव्स डिसीज़, पेपिलरी कार्सिनोमा, वो हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्रिटिनिज्म एंड मिक्सोडेमा जैसे डिसीज पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म का, कि जिसको टॉलरेट नहीं कर सकता ठंड, इंटॉलरेंस टू
कोल्ड के, जबकि यहाँ पे इनटॉलरेंस टू हीट। यहाँ पे जो है पेशेंट उसका हेयर लॉस होता है, जबकि यहाँ पे फाइन स्ट्रेट हेयर होते हैं। फिर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे डायरिया का प्रॉब्लम होता है। तो जो हमने डिफरेंस देखे वही है यहाँ पे कि फेशियल एंड आईलिड एडिमा, जबकि यहाँ पे बल्जिंग आइज, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे डल ब्लैंक एक्सप्रेशन, एक्सट्रीम फटीग, थिक टंग एंड स्लो स्पीच, एनोरेक्सिया होता है, ब्रिटल नेल्स एंड हेयर्स, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस होता है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ड्राई स्किन होती है पेशेंट की, लेथार्जी, एपैथी, मसल एचिस होते हैं, वीकनेस होती है। सेम लाइक यहाँ पे टेकिकार्डिया होता है, फेशियल फ्लशिंग, ट्रेमर्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल चेंजेस, एमनोरिया भी हो सकता है, मसल वेस्टिंग, वेट लॉस, जबकि यहाँ पे वेट गेन होता है। तो ये है हाइपर वर्सेस हाइपोथायरॉयडिज्म। जानते हैं अब डायग्नोसिस की। ये जो हमारा लेक्चर है स्पेशली हम हाइपरथायरॉयडिज्म पे फोकस करेंगे। तो हाइपरथायरॉयडिज्म का डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं हम, तो उसके डायग्नोसिस के लिए परफॉर्म किया जाता है ब्लड टेस्ट। जो भी पेशेंट है उसका ब्लड टेस्ट करते हैं हम, और उसके अंदर हम चेक करते हैं लेवल थायराइड हार्मोन्स के, T3 एंड T4 एज वेल एज TSH का भी लेवल हम उसके अंदर चेक करते हैं। और समझे कि उसके जो लेवल कि T3 एंड T4 का लेवल हमें हाई मिलता है एंड TSH का लेवल लो मिलता है, तो वो डायग्नोस होता है एज अ हाइपरथायरॉयडिज्म। The level of thyroid stimulating hormone also is measured. The amount of iodine that goes into the thyroid gland is then measured. कि कितना आयोडीन आपके फूड में लिया हुआ आयोडीन और उसमें से कितना आयोडीन जा रहा है आपकी ग्लैंड के अंदर, वो भी मेज़र किया जाता है। और TSH भी मेज़र किया जाता है, उस पर से डायग्नोस होता है। और डायग्नोसिस के ऊपर से हमें पता चलता है पेशेंट के रिपोर्ट के बारे में कि TSH, T3 एंड T4 के टेस्ट, रेडियो इम्यूनो ऐसे भी किया जाता है, थायराइड एग्जामिनेशन किया जाता है कि जो फिजिकल या पेशेंट की थायराइड ग्लैंड को चेक किया जाता है। बिकॉज यहाँ पे हाइपर एक्टिव ग्लैंड है तो उसकी जो साइज है वो एनलार्ज होगी, तो एनलार्ज हुई साइज देखने के लिए वहाँ पे फिजिकली एग्जामिनेशन किया जाता है। अदर इमेजिंग टेस्ट भी करते हैं डायग्नोस्टिस के लिए। तो ब्लड टेस्ट पर से हमें ये पता चलता है कि TSH का लेवल लो होता है एंड एलिवेटेड होता है T3 एंड T4। थायराइड स्कैन किया जाता है एंड आयोडीन अपटेक कितना होता है ग्लैंड द्वारा वो भी चेक किया जाता है। तो ये है ब्लड रिपोर्ट। और थायराइड का अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है, कि जो हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, सोनोग्राफी कहते हैं, वो थायराइड ग्लैंड के भी करके उसकी जो साइज़ है, सेफ है वगैरह को पता लगाया जाता है इन दिस कंडीशन। तो नॉर्मल ये वैल्यू होते हैं कि T3 का वैल्यू आप देख सकते हैं 80 से लेकर 180 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है। फिर T4 का आप देखें तो 4.6 से लेकर 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है। और TSH का जो लेवल है वो होता है 0.5 से लेकर 6 0.5 से लेके 6 माइक्रो यूनिट पर ml जितना होता है। तो ये होते हैं नॉर्मल लेवल ऑफ थायराइड वैल्यूज़। और जब पेशेंट को, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जब पेशेंट को थायराइड की कंडीशन है वो भी हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर वाली कंडीशन है, तो T3 और T4 का जो ये लेवल है उससे इंक्रीज़ होगा ये वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। और TSH का जो वैल्यू हम कहते हैं वो होगा डिक्रीज की, जो 0.5 से लेकर 6 म्यू, ये जो है वो माइक्रो आपको रीड करना है, माइक्रो यूनिट पर ml है, वो डिक्रीज होता है, तो वो फिर डायग्नोस हो जाता है एज अ हाइपरथायरॉयडिज्म।
तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आपके पास 3 चॉइस होती है। फर्स्ट चॉइस है आपके पास ड्रग्स के कि जो मेडिसिन्स यूज़ किए जाते हैं। सेकंड रेडियो एक्टिव आयोडीन की थेरेपी है और थर्ड है सर्जरी। तो ये 3 अलग अलग चॉइस है पेशेंट के पास। तो फर्स्ट चॉइस के बारे में जानते हैं। तो चॉइस डिपेंड ऑन द एज, सेवियरिटी ऑफ द डिसीज, साइज ऑफ द ग्लैंड, को एग्जिस्टिंग पैथोलॉजी कि आपको ऑप्थाल्मोप्लेजिया है या नहीं वो भी चेक किया जाता है, अदर फैक्टर्स एंड पेशेंट्स प्रेफरेंस एंड प्रेगनेंसी। तो ये सभी बातों को डिपेंड करके फिर आगे जो है वो डिसीज़न लिया जाता है कि पेशेंट को मेडिकेशन से ट्रीट करें, सर्जरी करें या फिर आयोडीन थेरेपी उसके ऊपर यूज़ करें। तो एंटी थायराइड जो ड्रग्स होती है उसमें पॉपुलर जो हम देखें तो प्रोपाइल थायोयूरेसिल की जो पीटीयू करके नाम है मेडिसिन का, पीटीयू की जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है आरएक्स ओनली रहेगी। प्रोपाइल थायोयूरेसिल की जिसको पीटीयू कहते हैं, आप यहाँ पे उसकी देख सकते हैं। पीटीयू की 50 mg की मेडिसिन टैबलेट्स आती है। उसके बाद सेकंड है मैथीमाजोल की जिसकी टैबलेट रहती है 10 से लेकर 20 mg, कुछ 5 mg स्ट्रेंथ की भी आती है और आरएक्स ओनली रहेगा। 100 से लेकर 300 के वैरायटी में भी अवेलेबल है प्रोपाइल थायोयूरेसिल। और तीसरा ऑप्शन है पेशेंट के बाद पास मैथीमाजोल के बाद वो है कार्बिमाजोल। ये रहे कार्बिमाजोल के टैबलेट्स 40 mg, उसका वंस डे उसका जो डोज हम चेक कर सकते हैं। तो कार्बिमाजोल, मैथीमाजोल एंड प्रोपाइल थायोयूरेसिल ये 3 ऐसे मेडिसिन है कि जो हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट को दिए जाते हैं। तो ये आरएक्स ओनली रहती है और यूजुअली जो उसके जो डोजेज वगैरह है वो डिपेंड करता है आपके रिपोर्ट के ऊपर। तो जो थायराइड के जो पेशेंट होते हैं उनके जो रिपोर्ट है वो कई बार मंथली भी किए जाते हैं एज वेल एज 3 मंथ के जो टाइम इंटरवल में भी किया जाता है। और उसके बेसिस पे डोज जो है उसका जो डोज पेशेंट के लिए इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है वो डिपेंड करता है आपका ब्लड रिपोर्ट। कि ब्लड रिपोर्ट पर से रेगुलर चेक करते कि T3 एंड T4 का लेवल कितना है, उसके बेसिस पर ये मेडिसिन के जो डोजेज है वो फिक्स किए जाते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट ये है कि क्रॉस द प्लेसेंटा इनहिबिट फीटल थायराइड फंक्शन। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो खास ध्यान रखना है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है ये मेडिकेशन। ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू वो एक्सक्रिएट हो सकता है, स्किन के रैसेस हो सकते हैं, फीवर होता है, पेरिफेरल न्यूरिटिस, पॉलीआर्थराइटिस एंड ग्रैन्युलोसाइटोपेनिया भी होता है पेशेंट को ये डिसीज़ के अंदर। कि जब ये मेडिसिन्स की साइड इफ़ेक्ट होती है आपको ये डिसीज़ के अंदर, तो साइड इफ़ेक्ट के तौर पे ये सब कॉम्प्लिकेशंस जो है वो पेशेंट को हो सकते हैं नॉर्मली ड्यू टू द साइड इफ़ेक्ट ऑफ दिस एंटी थायराइड ड्रग्स। अब समझो कि आपको रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी यूज़ करनी है तो आयोडीन 131 यूज़ होता है एंड ट्रैप एंड इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट डिस्ट्रॉय द थायराइड टिश्यू। कि रेडियो एक्टिव आयोडीन इज इंजेस्टेड, gamma probe measuring the thyroid gland radioactivity and that emits the alpha particles. So this is your multiple choice question point कि which particles are emitted in radioactive iodine therapy in treatment of thyroid disease और in a treatment of hyperthyroidism। तो अल्फा पार्टिकल्स और वो डिस्ट्रॉयड करते हैं थायराइड की टिश्यू को। तीसरा ऑप्शन है सर्जरी का, तो मेनली सूटेबल फॉर यंग पेशेंट विथ ग्रेव्स ऑप्थाल्मोपैथी एंड प्रेग्नेंट वुमेन। कि प्रेगनेंसी है तो मेडिकेशंस के कारण हमने देखा कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है मेडिसिन्स, फिर ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी वो सीक्रेट होती है और फीटस के जो थायराइड सिक्रेशन के ऊपर अफेक्ट कर सकती है। तो जो सर्जरी है वो प्रेगनेंसी में सूटेबल रहती है, जो यंग पेशेंट होते हैं उनके अंदर, एज वेल एज
कि ग्रेव्स ऑप्थाल्मोपैथी जिसको है उसके लिए ये सूटेबल है। एडवांटेज ये है कि इमीडिएट क्योर हो जाता है पेशेंट सर्जरी के बाद, लो इंसिडेंस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म एंड पोटेंशियल लीवर ऑफ रिमूवल ऑफ को एग्जिस्टिंग थायराइड कार्सिनोमा, कि समझे कि थायराइड ग्लैंड का कार्सिनोमा है, कैंसर है, उसको भी आप ये सर्जरी से रिमूव कर सकते हैं। कि समझो कि एक रीज़न ऐसा था हाइपर एक्टिव होने का ग्लैंड का कि कार्सिनोमा है, तो वो भी सर्जरी से ठीक हो जाते। तो ये थे प्रॉपर ट्रीटमेंट अबाउट द थायराइड डिसीज़, कि जिसको हम कहते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। उसके डिसएडवांटेज देखिए, ये डिसीज़ के ये सर्जरी के, तो नर्व इंजरी हुई होती है कई बार, ओनली इन 1% केसेस, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म 30%, ट्रांसिएंट एंड 1% परमानेंट प्रॉब्लम हुआ है, एंड हेमेटोमा हो सकता है, एंड हाइपरट्रॉपिक स्कैर फॉर्मेशन। तो ये है कुछ उसके डिसएडवांटेज, बट सामने एडवांटेज ऐसे है कि बहुत ही रेयरली ये डिसएडवांटेज प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग दिस थायराइड सर्जरी। तो ये था लेक्चर हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म के। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे हाइपो के बारे में। टिल देन ज्वाइन करिए व्हाट्सएप ग्रुप 9426180836 व्हाट्सएप नंबर है। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। सब्सक्राइब करिए चैनल, यूज़ करिए ऐप फार्मारॉक्स, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।